एवरीबॉडी नमस्कारम। आज हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर की इफ़िशेंसी कैसे बढ़ाएं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या पॉइंट होंगे, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है उस बारे में बात करें। क्योंकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, बहुत ही कम इसमें मेंटेनेंस निकलता है और बहुत अच्छा चलता है, परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ इसी तरह के कूलिंग टावर को यूज करती हैं। बाकी कूलिंग टावर के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक जनरल अरेंजमेंट ऑफ कूलिंग टावर का सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसमें एक कूलिंग टावर होता है, उसमें एक सर्कुलेटिंग पंप लगा होता है। और इसमें पंप के सेक्शन में एक बॉल होगा, स्टेनर होगा। फिर पंप की डिलीवरी में भी एक बॉल लगाते हैं, उसके बाद एक एनआरबी लगा देते हैं। एनआरबी के बाद हम लाइन को हेडर में जोड़ देते हैं। हेडर से हम और भी पंप जोड़ सकते हैं कूलिंग टावर के लिए। और हेडर के बाद जो है हम आगे बॉल लगा देते हैं। बॉल लगाने के बाद फिर हम आगे मशीन में जिसमें भी कूलिंग वूलिंग करना है और उसमें हम दे देते हैं। और मशीन में कूलिंग के लिए कोई कंट्रोल वाल भी लगा सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्ट वाल लगा सकते हैं, या कोई दूसरा भी कंट्रोलिंग सिस्टम लगा सकते हैं कि जब कूलिंग करना हो तो वो बॉल ऑन हो जाएगा, या जब कूलिंग नहीं करना तो वो बॉल ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ आगे मैंने एक हीट एक्सचेंजर दे रखा है कंट्रोल वाल्व के आगे। तो इसमें क्या होता है, दो पार्टीशन होते हैं। ये ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग के अंदर से तो जो भी हम ठंडा करना है वो आइटम जाता है, और ट्यूबिंग के बाहर से हमारा ये कूलिंग टावर का ठंडा वाटर सर्कुलेट होता है। तो वो ट्यूब को ठंडा करेगा। जब ट्यूब ठंडा होगा तो ट्यूब के अंदर से जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो भी ठंडा हो जाएगा, उसकी हीट जो है इस वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए इसको हीट एक्सचेंजर कहते हैं। ये हीट एक्सचेंजर का यही काम होता है कि कूलिंग टावर से जो ठंडा पानी आ रहा है वो हमारा मशीन की गर्मी को यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस कूलिंग टावर में दे देगा, और कूलिंग टावर फिर इसको एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देगा। तो हमने इसमें हीट एक्सचेंजर के बाद मैंने लाइन डायरेक्ट एक टैंक में दे रखी है। टैंक में वाटर इकट्ठा हो जाता है और टैंक से फिर एक पंप लगा दिया है। एक वाल लगाने के बाद स्टेनर लगाया, स्टेनर के बाद पंप है, और फिर एक डिलीवरी में भी एक वाल लगा के डायरेक्ट हमने पंप का जो वाटर है वो स्प्रिंकल में दे दिया है। स्प्रिंकल से क्या होता है, वाटर स्प्रे होता है कूलिंग टावर के अंदर, और स्प्रे होने के कारण वो पीवीसी फिल एलिमेंट पे जाके गिरता है और पूरा फिल एलिमेंट को वो गीला कर देता है। और कूलिंग टावर में ऊपर एक मोटर लगी होती है, मोटर में फैन अटैच होता है। फैन जब रोटेट करता है तो एयर को बाहर खींच के फेंकता है। जब कूलिंग टावर के फिन्स में से होकर एयर ऊपर बाहर निकलती है तो वो कूलिंग इफेक्ट डालती है, क्योंकि वाटर का वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, वाटर और एयर का जो मिक्सचर होता है उसके कारण वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है, वाटर ठंडा हो जाता है। तो इसमें वाटर की जो लेटेंट हीट है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है इवेपरेशन के थ्रू। उसके बाद दोबारा हमको ठंडा वाटर मिल जाता है और हम आगे फिर ये साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टेप 1 है राइट डाउन प्रॉब्लम, इसमें हमारा थिंक, स्टडी और कंसल्ट पार्ट आता है। स्टेप 2 है लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टेप 3 है सिलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। स्टेप नंबर 1 राइट डाउन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी है हाउ टू इम्प्रूव इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर परफॉर्मेंस। तो इसमें हम थिंक करेंगे, स्टडी करेंगे और कंसल्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। थिंकिंग में कंट्रीब्यूटर जो एलिमेंट है हमारे स्प्रिंग नोजल है, फैन ब्लेड है, पीवीसी फिल एलिमेंट्स है, वाटर है, मोटर है, एसी पावर सप्लाई है, पाइपलाइन है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, वाटर इनलेट टेम्परेचर है, वाटर आउटलेट टेम्परेचर है, एंड लॉसेस जो होते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टडी एंड कंसल्ट। तो स्टडी में हमेशा की तरह यही कहूँगा कि जिस भी मैन्युफैक्चरर का आपके पास कूलिंग टावर है उसका मैनुअल ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि
आपका जो डिज़ाइन किया हुआ है कूलिंग टावर वो मैन्युफैक्चर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उन्होंने किस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की है। यदि आप दूसरे कूलिंग टावर का स्टडी करके और यदि उस पर काम करेंगे तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे बेहतर यही है कि उनके मैनुअल का स्टडी करें, या कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हीं मैन्युफैक्चर से ही कांटेक्ट करें। जो कॉमन चीज़ है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैन ब्लेड है या वो कौन सा मटेरियल कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, पीवीसी फिल एलिमेंट या दूसरा मीडिया क्या यूज किया है, तो सबकी एक अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उस चीज़ को देख कर ही हमको करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैनुअल को पढ़ना और उसमें उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। नहीं तो हमको मैन्युफैक्चरर से बात करनी है, कंसल्ट भी हम उन्हीं से करेंगे। बाकी जो सीनियर हैं उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसल्ट में थोड़ी आपको सावधानी ये रखना पड़ेगी कि सलाह जो भी मानना है ठीक है, लेकिन काम जब आप करेंगे तो सही काम करना है, खराब काम नहीं करना है। गलत सलाह से गलत काम करना, उसमें हमारी गलती मालूम पड़ेगी कि हमने गलती की है, सलाह देने वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। स्टेप नंबर 2, लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ मेरा पहला पॉइंट है रिप्लेस कूलिंग टावर पीवीसी फिल एलिमेंट। यदि आपके कूलिंग टावर के जो पीवीसी फिल एलिमेंट हैं वो यदि चोक हो गए हैं, उनमें स्केलिंग ज़्यादा आ गई है, या वो समय के हिसाब से टूट फूट गए हैं, या उनमें ब्रेकिंग हो गया है, या उनके जो होल्स हैं बीच में जो जहाँ से एयर पास होती है, जिधर से पानी निकलता है, वो पूरा जाम हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप उनका डीस्केलिंग कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं है तो उसको चेंज कर देना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सफाई इतना इजीली नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है उसको सफाई करना। तो बेहतर ऑप्शन ये होगा, थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन आप नए लगा दें तो बेहतर है। पॉइंट नंबर 2 है क्लीनिंग ऑफ कूलिंग टावर स्प्रे क्लोग्ड नोजल। तो जो भी नोजल हैं या स्प्रिंकल है आपका, जहाँ से वो पानी गिरता है, उस होल्स को बराबर साफ़ कर दें, उसके जो पाइप है उसको साफ़ कर दें कि बराबर हमारा कूलिंग टावर के कूलिंग मीडिया के ऊपर स्प्रे होना चाहिए। यदि स्प्रे बराबर नहीं होगा तो भी दिक्कत है। थर्ड पॉइंट है फॉलोइंग पैरामीटर दैट शुड बी मिनिमाइज टू इम्प्रूव द कूलिंग टावर परफॉर्मेंस, विच आर हार्डनेस, क्लोराइड, अल्कनिटी, स्केलिंग, पीएच एंड टेम्परेचर। तो यहाँ यही बताया गया कुछ पैरामीटर हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें यदि कम से कम रखा जाए तो उतना अच्छा होता है। जैसे हार्डनेस है, यदि वाटर की हार्डनेस ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। हार्डनेस बढ़ने से क्या है, दूसरी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, वो हमारी इफ़िशेंसी को इफेक्ट करती हैं। क्लोराइड से वो भी प्रॉब्लम करेगा। अल्कलिनिटी, यदि हमारा पानी ज़्यादा क्षारीय हो गया है तो क्या होगा, वो वाइट कर स्केलिंग ज़्यादा जमा होगी तो उससे हीट ट्रांसफ़र होने में दिक्कत होगी। आप मान लीजिए पीवीसी फिल एलिमेंट है, उस पर इस तरह की कोई लेयर आ गई है तो वो पानी को अच्छे से ठंडा नहीं होने देगी, या और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ जमा होने से कूलिंग इफेक्ट नहीं आने देता। या आपके मान लीजिए हीट एक्सचेंजर में चला गया, उसकी ट्यूबिंग पे डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ तो आप ठंडा पानी दे रहे हैं लेकिन अंदर वो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही, तो भी हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। मशीन बराबर ठंडी नहीं होगी, इधर आपकी एनर्जी वेस्ट होते रहेगी, आप बार बार रिसर्कुलेट करते रहेंगे। यही स्केलिंग है। पीएच है, पीएच बढ़ना भी बहुत दिक्कत होता है, कम हो गया तो हमारी इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो वही है कि स्केलिंग बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट है लॉसेस ऑफ एयर फ्लो फ्रॉम द कूलिंग टावर इन साइड कूलिंग सरफेस और एरिया। तो एयर फ्लो भी हमारा बराबर होना चाहिए। जो डिज़ाइन है हमारा कूलिंग टावर, उसके अकॉर्डिंग एयर फ्लो बराबर होना चाहिए। यदि कहीं चोकिंग हो रही है तो एयर फ्लो बराबर नहीं होगा। कोई चीज़ डस्ट या डर्ट वगैरह हमारा एयर फ्लो के रास्ते में आ गया है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। या हमारा फ़ैन है उसका आरपीएम बराबर नहीं है
तो भी हो सकता है, या मोटर को वोल्टेज कम मिल रहा है, वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बेहतर है जो डिजाइन डाटा हमारा कहता है कूलिंग टावर का, उन्होंने जिस फ्लो रेट पे कूलिंग टावर डिजाइन कर रखा है वो हमको वहाँ फ्लो मिलना चाहिए। ये नहीं है तो उसका रीजन का पता करके उसको दूर करना है। रेगुलर क्लीनिंग एंड डीस्केलिंग ऑफ पाइपलाइन ऑफ द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में जो भी पाइपलाइन यूज की गई, यदि कभी हार्ड वाटर हो जाता है, उसमें स्केलिंग आ जाती है, तो उधर अंदर पाइपलाइन में भी स्केलिंग जमा हो जाती है। तो ये हमको रेगुलर क्लीनिंग करते रहना है कि ऐसा ना हो कि पाइपलाइन ही चोक हो गई है, वाटर पास नहीं हो रहा है और हमारा वाटर का फ्लो रेट है वो कम हो गया है, तो वो भी हमारी इफिशिएंसी पे इफेक्ट डालेगा। 6 पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कूलिंग टावर पीवीसी फिल एलिमेंट। अब आप देख लीजिए जो पीवीसी फिल एलिमेंट है जिसको हम कूलिंग मीडिया कहते हैं, उसका भी एक सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, मान लीजिए आपका कूलिंग टावर है, हाई टेम्परेचर पे चल रहा है, मान लो आप 70-80 डिग्री टेम्परेचर का वो हॉट वाटर उसमें डाल रहे हैं, तो जो नॉर्मल पीवीसी फिल एलिमेंट हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं हाई टेम्परेचर से। यदि हाई टेम्परेचर में आप कूलिंग टावर रन कर रहे हैं तो आपको कूलिंग मीडिया भी हाई टेम्परेचर का लेना पड़ेगा, उतने टेम्परेचर में वो मीडिया डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। डिफॉर्म होगा तो क्या होगा, उसके जो एयर पास होने वाले और वाटर पास होने वाली जो गैलरी हैं वो सब बंद हो जाएंगी, आपका एयर फ्लो एरिया कम हो जाएगा और आपकी इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और यदि आप लो टेम्परेचर पे चला रहे हैं 30-40 डिग्री या ऐसा है, तो आप कोई भी पीवीसी फिल एलिमेंट यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर तो डाल ही सकते हैं और लो वाला भी डाल सकते हैं। तो इसमें यही है, आपका सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। आप कितना टेम्परेचर उस कूलिंग टावर में इनलेट टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम उसके हिसाब से आपको वो फिल सिलेक्ट करना होंगे। 7th पॉइंट है इम्प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ फैन मोटर रोटेशन। यदि आपका फैन मोटर जो कूलिंग टावर को डिजाइन जिस डायरेक्शन में किया गया है तो उसी डायरेक्शन में मोटर को घूमना, यदि अपोजिट घूम रहा है तो एयर फ्लो बराबर नहीं आएगा, या उसका एयर फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, वो बाहर फेंकने की वजह अंदर फेंकने लगेगा, तो भी आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी छोटी सी चीज़ है लेकिन कभी कभी बहुत परेशानी खड़ी कर देती है, लोग ध्यान दे नहीं पाते हैं और फैन मोटर उल्टा घूमते रहता है और सब तरफ प्रॉब्लम देखते हैं, भाई क्या हो गया यार, कूलिंग टावर बराबर काम क्यों नहीं कर रही, एफिशिएंसी बराबर क्यों नहीं आ रही। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लें। 8th पॉइंट है इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ फैन ब्लेड एंगल। एंगल जो है फैन ब्लेड का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिए जो कूलिंग टावर की जो फैन ब्लेड होती है उसके हब के ऊपर एक मार्किंग दी होती है और ब्लेड के ऊपर भी मार्किंग दी रहती है। तो मैन्युफैक्चरर ने अपने मैनुअल में ज़रूर दिया होगा कि कितना डिग्री उनके डिजाइन के हिसाब से आपको एंगल सेट करना है, तो मार्किंग को देख के आप एंगल सेट कर सकते हैं। नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिए, भाई इसका एंगल हमको कैसे सेट करना है, क्योंकि एंगल यदि आप बढ़ा देंगे तो मोटर पर लोड बढ़ जाएगा और मोटर आपकी जल सकती है, और एंगल यदि आप कम कर देंगे तो क्या होगा, मोटर पर लोड तो कम हो जाएगा लेकिन आपका जो एयर फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो आपकी कूलिंग टावर की इफिशिएंसी बराबर नहीं आएगी। तो आपको एंगल वही सेट करना है कि आपकी मोटर भी ओवरलोड नहीं होना है और आपको जो डिजाइन फ्लो रेट है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ बस यही ध्यान देने वाली, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल करके भी देख सकते हैं। पहले मोटर का देख लीजिए फुल लोड करंट क्या है, पहले आप थोड़ा मिनिमम पे सेट कर दीजिए कि थोड़ा कम हवा फेंक रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा लीजिए, और जब आपकी रेटिंग के नज़दीक आ जाता है कि हाँ भाई अब इतने लोडिंग पे हमारी मोटर जलने के चांस नहीं है, तो उस पर आप फिक्स कर सकते हैं। क्यों उससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते, क्यों कर भी देंगे हवा ज़्यादा फेंकेगा मोटर जल जाएगी तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखना है। मेरा 9th पॉइंट है फीड वाटर प्रेशर इज कूलिंग टावर और पंप परफॉर्मेंस इज लो। यदि आपका पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसका इम्पेलर खुल गया है, इम्पेलर घिस गया है, या इम्पेलर का आउटपुट ख़त्म हो गया है, जो भी है, या उसकी केसिंग या XYZ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, यदि पंप बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है तब भी दिक्कत हो सकती है। तो ये आप चाहें तो फीड वाटर
लाइन में आप एक बार प्रेशर गेज भी लगा के रख सकते हैं। उससे पता चलेगा कि प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा। प्रेशर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं कि अचानक यदि प्रेशर बढ़ गया तो आप समझ लीजिए कहीं लाइन चोक हो गई है। प्रेशर कम हो गया तो हो सकता है कि आपका पंप बराबर काम नहीं कर रहा, तो आपको कुछ जजमेंट लगाने में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो लाइन में प्रेशर उतना ही होना चाहिए जो आपका डिजाइन कर रखा है कि कितने हमको प्रेशर पे उधर देना है। ज़्यादा कर देंगे तो आगे कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो ये मैनुअल से आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे भी देख सकते हैं कि वहाँ अंदर जो स्प्रे हो रहा है स्प्रिंकल से या नोजल से, वो बराबर होना चाहिए। चारों तरफ पानी अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए। जितना अच्छा स्प्रे होगा उतना अच्छा हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। हाई TDS इन कूलिंग टावर इज कॉज ऑफ लो परफॉर्मेंस। हाई TDS भी एक कारण है कूलिंग टावर के लो परफॉर्मेंस का। तो थ्रो इवेपरेशन, एज वाटर इवेपरेट्स इन द कूलिंग प्रोसेस इट इज रिक्वायर्ड टू बी replaced as makeup or top of water and bleed, blow down or dump cycle as water is evaporated. Concentration of total dissolved solids TDS increase, which is determinantal to the efficient operation of the unit. इसमें यही है, यदि हमारा TDS का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो भी हमको प्रॉब्लम आएगी। जैसे क्या होता है, जब हम कूलिंग टावर चलाते हैं तो उसमें इवेपरेशन होता है। इवेपरेशन होने के कारण क्या होता है, वाटर क्वांटिटी हमारी कुछ इवेपरेट हो जाती है। जब वाटर क्वांटिटी इवेपरेट हो गई तो हमारा जो वाटर है हमारे कूलिंग टावर में या उसकी साइकिल में जो वाटर हमने ले रखा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उस क्वांटिटी को मेकअप करने के लिए हमको अलग से वाटर डालना पड़ता है। तो हम जैसे जैसे उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं तो क्या होता है, जो पहले से सिस्टम में वाटर है उसमें TDS की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि TDS तो अपनी जगह रहेगा लेकिन वाटर आ रहा है और इवेपरेट हो गया। तो जितना वाटर इवेपरेट होता है उसी हिसाब से वहाँ हमारा TDS बढ़ते रहता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा जो वाटर का TDS है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये हाई TDS ही हमारे वाटर साइकिल को, ये हमारे कूलिंग टावर की इफ़िशेंसी को प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जब भी उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगे, हमारी लाइन में डिपॉजिट हो जाएंगे, अंदर जाके हीट एक्सचेंजर में या आपकी मशीनरी को में जहाँ कूलिंग हो रही है वहाँ इफेक्ट डालेंगे, पाइपलाइन में जाएंगे, जो आपका कूलिंग मीडिया उस पर डिपॉजिट्स हो जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। तो हमको ये सब मेंटेन करना है, वो हमको सब देखना है कि हमारा जो साइकिल है वो इफेक्टेड ना हो पाए। तो हमको टाइम टू टाइम इसका टेस्टिंग करते रहना है। नहीं है तो पूरा पानी को एक बार चेंज करके रिफ्रेश वाटर भर देंगे यदि हमारा TDS हाई हो गया है। क्लोरीन डाइऑक्साइड, this chemical can be used as a disinfectant to destroy microorganisms and prevent recurring growth. ये जो केमिकल है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे कूलिंग टावर में पनपते हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी आप कूलिंग टावर के वाटर को यदि कोई केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कम से कम एक्सपर्ट की सलाह ले लें या एक्सपर्ट से पहले बात कर लें और अपनी प्रोसेस को भी देख लें कि आपके केमिकल ट्रीटमेंट देने से, कूलिंग टावर को कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देने से आगे कोई प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। यदि दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देना है। वो केमिकल ट्रीटमेंट यदि आप दे देते हैं तो उसके बाद अपनी प्रोसेस को भी एक बार चेक कर लीजिए कि उस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हमारी आगे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और आगे है हमारा स्टेनर। तो स्टेनर जो है वो हमारे पंप के सक्शन साइड भी रहता है। ये उसमें जो भी
डर्ट है या कुछ हमको रोकना है, फॉरेन मटेरियल वगैरह पानी का जो लाइन में आ रहा है जिससे हमको पंप को कोई नुकसान ना हो, तो वो स्टेनर लगा होता है। वो स्टेनर की भी रेगुलर क्लीनिंग करते रहना। यदि स्टेनर चोक हो गया है तो वाटर फ्लो को वो इफ़ेक्ट करेगा, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना। ये छोटा आइटम है लेकिन जनरली ये छूट जाता है और आगे हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। बहुत परेशान होने के बाद पता चलता है स्टेनर चौक निकला है। स्टेप 3, सेलेक्ट फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो यहाँ आप देख लीजिए जो भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है पहले आप उसको अटेंड कर लीजिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कर लीजिए। सॉल्यूशन आप अपने और भी बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका कूलिंग टावर कैसा है। उसमें यदि कुछ पॉइंट और बढ़ाने के तो आप बढ़ा सकते हैं, जो पॉइंट आपको सूट नहीं कर रहा है वो आप उन्हें हटा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बहुत यूजफुल होंगे और आप अच्छा अपना कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस करेंगे। और एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लीजिए। इसमें जो एफिशिएंसी कैलकुलेशन है मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वो देख लीजिए। तो पहले काम स्टार्ट करने से पहले आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी कितनी एफिशिएंसी आ रही है, और काम कंप्लीट होने के बाद दोबारा आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा आपने जो काम किया वो कितने % अच्छा हुआ है, हमारी कूलिंग टावर की एफिशिएंसी कितनी बड़ी है। तो वो एक फिगर आपके पास आ जाएगी। तो इसलिए बिफोर आफ्टर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।